आप सभी का आपके अपने कार्यक्रम में मैं हूं आपके साथ डॉक्टर ईशा राजे तिवारी। दर्शकों, अगर हम बात करें एक ऐसे क्षेत्र की जहां के लोग सिविल सर्विसेज की तैयारी तो नहीं करते हैं, उसका एग्ज़ाम भी नहीं देते हैं, लेकिन अगर ज्ञान की बात करें तो भरपूर ज्ञान होता है उनके पास। बड़े बड़े शोज़ में उन्हें बुलाया जाता है क्योंकि उनके पास जो ज्ञान होता है हर क्षेत्र का होता है। कौन सी है ये फील्ड? ये फील्ड है, ये क्षेत्र है पत्रकारिता का। जी हाँ, आज हम कार्यक्रम में बात करने जा रहे हैं पत्रकारिता में भविष्य के बारे में, और इस विषय पे विस्तार से जानकारी देने के लिए आज हमने अपने स्टूडियोज में आमंत्रित किया है डॉक्टर संजीव गुप्ता जी को, जो कि विभागाध्यक्ष हैं पत्रकारिता एमसीयू भोपाल में। आपका कार्यक्रम में हार्दिक हार्दिक स्वागत है। इसी के साथ दर्शकों, आइए स्वागत करते हैं आदित्य नारायण उपाध्याय जी का, जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं, साथ ही साथ संपादक भी हैं। आपका भी इस कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत है। तो दर्शकों, आज का जो विषय है वो आपको पता चल ही गया है। पत्रकारिता में भविष्य से संबंधित आपके मन में जो भी प्रश्न है, सवाल है, कुछ ऐसी बातें जो कि आप हमारे साथ साझा करना चाहते हैं, उसके लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमसे संपर्क करने के लिए हमारा नंबर नोट कर लीजिए। हमारा नंबर है 0755-266-0049। हमारा टोल फ्री नंबर है 1800-233-0040। नंबर आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाए जा रहे हैं। जो भी प्रश्न है आपके मन में, इन नंबरों पर आप कॉल करके हमारे जो एक्सपर्ट हैं उनसे सवाल पूछ सकते हैं। तो पत्रकारिता के बारे में बात चल ही रही है, और ऐसे में देखा जाए तो बहुत सारा परिवर्तन भी आया है। पहले की अगर हम बात करें तो टीवी, रेडियो, अखबार तक ही ये जो फील्ड है सीमित थी, लेकिन अगर आज के समय की हम बात करें तो बहुत सारे परिवर्तन देखने को मिलते हैं। क्या कुछ परिवर्तन है, आइए ये जानते हैं डॉक्टर गुप्ता से। जी, क्या कुछ नए बदलाव देखने को मिल रहे हैं हमें पत्रकारिता के क्षेत्र में? देखिए, जब हम शुरुआत से बात करते हैं, आप उसको पत्रकारिता कहते हैं, मैं उसको व्यापक अर्थों में संचार कहता हूँ या जनसंचार हम लोग कहते हैं। हम जी। लोग मौखिक परंपरा वाले देश के लोग हैं, संस्कृति के लोग हैं। जब हम लोग कथाओं को और इस तरीके से कह के फेस टू फेस कम्युनिकेशन करते थे, उसके बाद जब छापा खाना शुरू हुए, मुद्रण तकनीक आई, प्रिंट मीडिया आया, उसके बाद सिनेमा आया, फोटोग्राफी आई, रेडियो आया, टेलीविज़न आया, वेब मीडिया आया, जिसको आज हम न्यू मीडिया कहते हैं, डिजिटल मीडिया कहते हैं, और इन सब से आगे आज तो मोबाइल जब हाथों में आ गया तो हम लोग बड़े स्क्रीन से आज छोटे स्क्रीन की तरफ आ गए हैं। और मीडिया का रूप तो इतना बदला है इन 100 वर्षों में, मतलब आज तो 100 वर्षों से भी अधिक हो गया। तो जनसंचार की जो विभिन्न माध्यम है आज बहुत हो गए हैं, और हमको अभिव्यक्त और अपनी शब्दों को अभिव्यक्त करने के लिए जो सीमित साधन थे आज असीमित साधन है। अभिव्यक्ति के लिए आज ब्लॉग है आपके पास, सोशल मीडिया के बहुत सारे ऐप्स हैं आपके पास सिटीजन जर्नलिस्ट जैसी एक विधा है, नागरिक पत्रकारिता की विधा है। और आप व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम और ट्विटर पर आप देखते हैं कि लोग किस तरीके से सूचनाओं का तेज़ी से प्रचार प्रसार करते हैं। तो आज पत्रकारिता जो आपने कही कि पत्रकारिता किस हुए, पत्रकारिता में भी टेक्नोलॉजी का समावेश हुआ, और उस टेक्नोलॉजी के कारण पत्रकारिता जो आज से 50 साल पहले, 100 साल पहले होती थी, बिल्कुल फ़र्क पत्रकारिता हो गई है। पत्रकारिता के क्षेत्र में अवसर भी अलग अलग क्षेत्रों में बढ़े हैं, चुनौतियां भी बढ़ी हैं, और पत्रकारिता की दशा दिशा दोनों बदली है। और उस पर टेक्नोलॉजी का, विशेष तौर पर डिजिटल टेक्नोलॉजी का प्रभाव आप देखते हैं। तो यदि आप मुझे वक्त ज़्यादा देंगी तो मैं विस्तार में इन पे बात कर पाऊंगा, बता पाऊंगा। बिल्कुल, कार्यक्रम के दौरान पूरी आपका जितना ज्ञान है हम बिल्कुल अपने दर्शकों तक पहुंचाना चाहेंगे उसे, और हमारे प्रश्न भी रहेंगे, साथ ही साथ हमारे जो दर्शक हैं उनके भी प्रश्न रहेंगे, क्योंकि आप में से ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कि एंकर बनना चाहते हैं, पत्रकार बनना चाहते हैं, और कई लोग पूछते रहते हैं कि हमें आरजे बनना है तो वो कैसे बने। अब कुछ लोग जो है स्क्रीन के सामने नहीं जाना चाहते हैं, उनके लिए क्या कुछ संभावनाएं हैं? तो अगर आप में से भी ऐसा कोई व्यक्ति है जो कि जानकारी लेना चाहता है, उसके लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। और अभी हमारे साथ कॉल पर विपिन जी जुड़ गए हैं सागर से। कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत है आपका। बताइए, क्या प्रश्न पूछना चाहते हैं आप? हाँ मैम, नमस्कार। सर को भी नमस्कार। नमस्कार विपिन जी।
सर मेरे दो सवाल हैं। सर पहला सवाल मेरा ये था कि स्पोर्ट जर्नलिस्ट बनने के लिए सर विशेष तौर पे कौन कौन सी तैयारियां करनी चाहिए या फिर करनी पड़ती हैं खेल के क्षेत्र में अगर कोई पत्रकारिता करना चाहता है। और दूसरा सवाल सर ये था कि पत्रकारिता के क्षेत्र में अगर हमने पूरे कोर्स कर लिए हैं और अगर किसी विशेष संस्थान में या किसी अगर चैनल की बात करें नेटवर्क में अगर काम नहीं मिलता है तो सर खुद अपने आप से सोशल मीडिया से भी कितना आगे बढ़ सकते हैं, तो इसमें भी कितना सक्सेस हो सकते हैं। पहला प्रश्न आपका खेल पत्रकारिता से संबंधित था ना? जी जी बिल्कुल। खेल पत्रकारिता में देखिए अपार संभावनाएं हैं और अभी तो वर्तमान भारत सरकार ने खेलों को बहुत ज़्यादा प्रोत्साहन दिया है, बजट में भी बढ़ोतरी की है। और आप देखेंगे कि महाविद्यालय विश्वविद्यालय स्तर पे विशेष तौर पे युवाओं को खेलों में और भारतीय खेलों में अग्रणी करने की सारी कौशल और फंड की व्यवस्था सरकार द्वारा की जा रही है। मध्य प्रदेश सरकार भी जो है युवाओं में खेल प्रवृत्ति को बढ़ाने के लिए खिलाड़ियों को यथासंभव उनके प्रशिक्षण के लिए ट्रेनिंग के लिए हर जगह भेजती है। वैसे तो पटियाला जालंधर जैसे शहर एक ज़माने में खेलों के लिए माने जाते थे, लेकिन मध्य प्रदेश का भोपाल में आप देखेंगे बहुत सारी खेल की सुविधाएं। यहाँ पर स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया साई हैं, टीटी नगर स्टेडियम है, हॉकी का स्टेडियम है, ऐसबाग स्टेडियम है, तो सुविधाएं स्थानीय स्तर पे भी हैं। और आप देखेंगे जिले में भी मध्य प्रदेश सरकार ने खेलों के लिए व्यवस्थाएं और खेल मैदान तैयार किए हैं। जहाँ तक विश्वविद्यालयों की बात है, विश्वविद्यालय अपने स्तर पे खेल के उनके अपने प्रकोष्ठ होते हैं, खेल के प्रभारी शिक्षक होते हैं और खेलों को बढ़ाने के लिए होती है। और वैसे भी हमारी भारतीय संस्कृति में खेलों को महत्व दिया गया, क्योंकि युवाओं को न सिर्फ शारीरिक तौर पे बल्कि मानसिक तौर पे स्वस्थ करने के लिए खेलों का एक अपना महत्व है। और प्रबंधन में कहा भी जाता है कि स्पोर्ट्स टीम होनी चाहिए, स्पोर्ट्स भावना से आपको काम करना चाहिए, तो ये कहीं ना कहीं सफलता देता है। खेल पत्रकारिता के अवसर बहुत तेज़ी से बढ़े हैं। आप देखेंगे कमेंट्री और जो स्थानीय स्तर पे जो खेल के कार्यक्रम होते हैं रीजनल चैनल्स पे और आपके लोकल चैनल्स पे कमेंटेटर्स की, खेल पत्रकारों की सही उनके इंटरव्यू करना, खिलाड़ियों की इंटरव्यू करना, उनकी अचीवमेंट्स पे स्टोरी करना, जहाँ कहीं भी वो पदक या कुछ हासिल करते हैं तो लोगों में किस तरीके से एक प्रेरणा हो, मोटिवेशनल हो, तो आप इस तरीके से उनके साथ एक बहुत सॉफ्ट स्टोरी भी डेवलप कर सकते हैं। उनके फैमिली बैकग्राउंड पे किस तरीके के खिलाड़ियों को, अच्छे खिलाड़ी को तैयार होने के लिए क्या तैयारी करनी पड़ती, किन चैलेंजेस को करने पड़ते, उनकी अपनी डाइट, उनका अपना पोषण, उनके अपने व्यायाम और किस तरीके से खेलों में वो अपने आप को स्किल और ज़्यादा उसमें कर सकते हैं। इसके बारे में आप बहुत कुछ रिपोर्ट कर सकते हैं। उसके लिए हमारे ग्वालियर में जो है एक शारीरिक शिक्षा महाविद्यालय है, विश्वविद्यालय, जहाँ पर कि आप स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट की ट्रेनिंग, वहाँ पर एक कोर्स भी होता है। माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय भोपाल में भी खेल पत्रकारिता पर जो है पाठ्यक्रम संचालित होते हैं। विशेष पेपर हैं जो कि आप पत्रकारिता पाठ्यक्रम, चाहे आप एमजे करें, चाहे एमए डिजिटल जर्नलिस्ट करें, एमए प्रसारण पत्रकारिता में करें, अन्य जो हमारे यूजी पीजी प्रोग्राम से उनमें खेल पत्रकारिता के प्रोग्राम हैं। और सागर में तो आपके आशीष द्विवेदी जी की खेल पत्रकारिता की पुस्तक काफ़ी हिंदी बेल्ट के विद्यार्थियों में लोकप्रिय है। आप स्थानीय स्तर पे आशीष द्विवेदी जी से भी मार्गदर्शन ले सकते हैं। आशा करता हूँ वो आपको उचित मार्गदर्शन देंगे। बिल्कुल। दूसरा प्रश्न आपका था कि सोशल मीडिया और उन सब में है, तो मैंने पहले भी और आगे के प्रश्नों में शायद आपको उत्तर मिल जाएगा कि डिजिटल मीडिया या सोशल मीडिया में अवसर कितने हैं, तो शायद आप कार्यक्रम में हमें बने बिल्कुल। इसी के रहिए। साथ आपके प्रश्न का हमारे उत्तर साथ उसमें एक जरूर कॉलर भी जुड़ पूरा गए हो हैं, जाएगा। उनका भी हम सवाल जी। पहले ले लेते हैं। हमारे साथ जुड़ गए हैं डॉक्टर रंजन सिंह जी भोपाल से। कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत है आपका। बताइए क्या प्रश्न पूछना चाहते हैं आप? मेरा विषय है कि मध्य प्रदेश के विकास की जो खबरें हैं उनको स्थान कितने % अखबारों में और चैनलों में मिल रहा है, प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में? जी रंजित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका प्रश्न बहुत अच्छा है। विकास पत्रकारिता की हम लोग बात करते हैं और एमसीयू भोपाल विकास पत्रकारिता पर बहुत ध्यान देता है। बेसिकली डेवलपमेंट जर्नलिज्म जो है उन क्षेत्रों के लिए है जो हमारे समाज में
कहीं ना कहीं मुख्य धारा से उनको जोड़ने की बात है। और जो हमारे फार्मर्स हैं, किसान हैं, या सुदूर क्षेत्रों में रहने वाले जो हमारे जनजातीय समाज है, उनके द्वारा जो समाज में जो नवाचारी और जो प्रयोग किए जाते हैं, उनको सफलता की कहानी के माध्यम से सक्सेस स्टोरी के तौर पे किए जाएं। दूरदर्शन मध्य प्रदेश को मैं बधाई देना चाहूँगा। उनका जो ग्राम मंगल प्रोग्राम है, या इनकी टीम जो है खेतों में जाके, सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में जाके सक्सेस स्टोरी को बहुत अच्छे से कवर करती मैंने स्वयं देखा है। और हमारे मध्य प्रदेश के जो हिंदी दैनिक प्रमुख समाचार पत्र हैं, वो भी विकास पत्रकारिता को समुचित स्थान दे रहे हैं। उसका कारण है कि आज जो पत्रकारिता के प्रशिक्षण संस्थान तैयार हो रहे हैं, वहाँ से प्रशिक्षित जो हमारे एमर्जिंग जर्नलिस्ट आ रहे हैं, वो ट्रेंड जर्नलिस्ट आ रहे हैं, और वो उनको इन चीज़ों को सिखाया जाता है कि ग्रामीण पत्रकारिता क्या होती है, विकास पत्रकारिता क्या होती है, और किन क्षेत्रों के लोगों, क्योंकि पत्रकारिता का मूल उद्देश्य है उन लोगों को आवाज़ देना जिनकी आवाज़ मुख्य धारा में शामिल नहीं हो पा रही है। और दूरदर्शन और आकाशवाणी जैसे जनसंचार के माध्यम और हमारे जो हिंदी क्षेत्र के दैनिक समाचार पत्र के संपादक और वहाँ के जो पत्रकार हैं, वो यथासंभव ऐसे प्रयास करके उन खबरों को कवर करते हैं। उसके लिए मैं उन्हें बधाई देता हूँ। जी जी, और इसी के साथ हमारे एक और कॉलर जुड़ गए हैं हमारे साथ, उनका भी सवाल हम लेते हैं। हमारे साथ जुड़े हैं नंद स्वरूप मिश्रा जी, बाराबंकी उत्तर प्रदेश से। कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत है आपका, बताइए क्या सवाल है। हाँ नमस्कार सर, मैं नंद स्वरूप मिश्रा। मैं जानना ये चाहता हूँ कि पत्रकारिता में बच्चों को जाने के लिए इनकी पढ़ाई लिखाई कितनी होनी चाहिए, इनकी उम्र की सीमा कितनी होनी चाहिए, और दूसरी चीज इनमें कौन कौन से गुण होने चाहिए जिससे पत्रकारिता में जाने के लिए निपुण हो सकें। जी धन्यवाद। पहले तो आपका बहुत स्वागत है कि आप दूरदर्शन मध्य प्रदेश को उत्तर प्रदेश से सुन रहे हैं, और आपने बहुत ही अच्छे प्रश्न किए हैं। 3 प्रश्न आपने किए हैं। पत्रकारिता पेशा जो है, ये एक पेशा है, प्रोफेशनल फील्ड है। तो इसमें आने के लिए देखिए, जैसे यूजीसी के नियम है, यदि आप डिग्री पाठ्यक्रम, स्नातक पाठ्यक्रम में प्रवेश चाहते हैं तो आपको 12वीं उत्तीर्ण होना चाहिए। किसी भी विषय में आप 12th पास हो सकते हैं, और पीजी प्रोग्राम, पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपको बैचलर डिग्री होना चाहिए। वो किन्हीं भी विषयों में हो सकती है, आप उसमें कला के भी हो सकते हैं, वाणिज्य के भी हो सकते हैं, विज्ञान के भी हो सकते हैं, इवन इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स भी बहुत ज़्यादा आजकल मीडिया में आ रहे हैं, होम साइंस का विद्यार्थी भी आ सकता है, और फार्मेसी करके भी आप इसमें पीजी कर सकते हैं। तो ये तो खैर यूजीसी की एंट्री लेवल की व्यवस्थाएं हैं, और एनईपी 2020 में तो अभी और भी परिवर्तन हो रहे हैं। और कुछ हमारे जो डिप्लोमा पाठ्यक्रम है या पीजी डिप्लोमा पाठ्यक्रम है, वो 12th करके आप 6 महीने के, 1 साल के और 18 महीने के, मतलब 1.5 साल के पाठ्यक्रम होते हैं। तो उन पाठ्यक्रमों को ज्वाइन कर सकते हैं। इसके बाद आजकल इसमें रिसर्च फेलोशिप भी हो रही है, पत्रकारिता में डॉक्टरेट हो रही है, पोस्ट डॉक्टरल फेलोशिप भी करते हैं। जिन लोग को मीडिया टीचिंग में जाना है या पत्रकारिता जो शिक्षण के तौर पे देखना चाहते हैं, वो लोग इस तरीके के उच्च अध्ययन वाली उपाधियां प्राप्त करते हैं। तो अलग अलग स्तर की हैं। आप 12वीं करने के बाद, ग्रेजुएशन करने के बाद और पीजी करने के बाद तीनों स्तरों पे अलग अलग डिग्रियां ले सकते हैं। आज डिप्लोमा से लेके डॉक्टरेट तक और पोस्ट डॉक्टरेट डिग्री तक जो है माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय और ऐसे अन्य देश में विश्वविद्यालय जो इस तरीके की दे रहे हैं। दूसरा प्रश्न आपका क्या जी था? दूसरा प्रश्न ये था कि क्या गुण होने चाहिए। पत्रकारों में जो गुण होने चाहिए, देखिए जब हम पत्रकारों की बात करते हैं तो ये एक ब्रॉड टर्म है। यहाँ पे मैं प्रिंट भी, रेडियो, टेलीविज़न, न्यू मीडिया सभी, लेकिन एक जर्नलिस्ट, क्योंकि हमारे लोकतंत्र का चौथा स्तंभ जो है पत्रकारिता को माना गया, डेमोक्रेसी का। पत्रकार वो आवाज़ दमंगाई से उठाता है। तो दमंगाई का अर्थ यहाँ पर है कि आपको सच बोलना आना चाहिए, सच बोलने की ताकत होनी चाहिए, आप में आत्मविश्वास होना चाहिए, कॉन्फिडेंस होना चाहिए, आपके पास शब्दकोश बहुत अच्छा होना चाहिए, वोकेबलरी बहुत अच्छी होनी चाहिए, आपका संचार कौशल अच्छा होना चाहिए, कम्युनिकेशन स्किल, आपकी अभिव्यक्ति, एक्सप्रेशन बहुत अच्छा होना चाहिए, आपकी बॉडी लैंग्वेज, फेशियल एक्सप्रेशंस, देहिक भाषा हम जिसको कहते हैं, वो बहुत अच्छा होना चाहिए। इसके अलावा हिंदी, अंग्रेजी और यदि अन्य 1-2 भाषाओं का ज्ञान हो तो बेहतर है, ताकि आप विदेशों में भी यदि पत्रकारिता करने जाते हैं तो सहूलियत होती है। या कई बार हमको द्विभाषी चाहिए होती है, कई बार हर जगह आपको हिंदी में बात करने वाले, बोलने वाले नहीं होंगे, तो अंग्रेजी में कहीं कहीं अंग्रेजी में भी दिक्कत होती है। तो भाषा का ज्ञान होना
चाहिए। एक दो भाषाएं आती है, और भारतीय भाषा में तो पत्रकारिता में बहुत स्कोप है, क्योंकि आजकल टेलीविज़न, रेडियो, प्रिंट, मैगजीन्स जी। सारी तो क्षेत्रीय भाषाओं में आ रही है। और बिल्कुल, NEP तो 2020 में हम भारतीय भाषाओं पे सरकार ने बहुत समर्थन दिया है, बल दिया है, फोकस किया है, ताकि हम अपनी मातृभाषाओं में पढ़ पाएँ, सीख पाएँ, सिखा पाएँ, लिख पाएँ, और हम तमाम जो हमारी संविधान में भारतीय भाषाएं हैं उन सब का सम्मान करते हुए उनको मीडिया उसी भाषा में, मातृभाषा में परोस पाएँ। जी बिल्कुल, तो दर्शकों, अगर आपका भी रुझान जो है वो पत्रकारिता की ओर है, आप भी पत्रकार बनना चाहते हैं, आपको लगता है कि गुण आप में उतने अच्छी तरीके से नहीं है, तो आप प्रोफेशनल कोर्सेज करिए, वहाँ आपकी जो हुनर है उसे तराशा जाएगा और हर चीज़ की ट्रेनिंग दी जाती है कि आप कैसे, अगर अच्छे से बात करना है तो कैसे प्रश्न पूछ सकते हैं, बहुत सारी ये जो कलाएँ हैं वो सिखाई जाती हैं। आदित्य नारायण उपाध्याय जी हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़े हुए हैं। नारायण जी, विपिन जी का एक सवाल था कि अगर कहीं जॉब नहीं मिल रहा है और ऐसे में स्वयं का वो कुछ कार्य करना चाहे व्यक्ति, तो क्या कुछ कर सकता है? संभावनाएं होती हैं, क्योंकि आपका भी जो करियर है बहुत लंबे सालों का है, ये बदलाव भी आपने काफ़ी देखे हैं, जब टेक्नोलॉजी नहीं थी और अब जब टेक्नोलॉजी बढ़ती जा रही है। बिल्कुल ठीक है। जैसे जैसे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, यूट्यूब और दूसरे जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जो सहज सुलभ हैं, उन पर यदि आपके पास में जॉब नहीं है और जॉब है भी तो भी विशेष रूप से यदि आपकी रुचि है, तो आप जो है यूट्यूब चैनल खोल करके और अपना प्रकाशन चालू कर सकते हैं और अपनी अभिव्यक्ति को व्यक्त कर सकते हैं। लेकिन इस सबके पीछे मुख्य तौर पर ये बात है कि आपको देश के अंदर राजनीतिक और सामाजिक परिस्थितियों का अध्ययन होना चाहिए और आम जन की आवाज़ उठाने का वैज्ञानिक सोच होना चाहिए। कानून के दायरे में किसी भी विशेष विचारधारा या किसी विचार या किसी मत से आपको प्रभावित नहीं होना चाहिए। हमारे कानून के अंतर्गत जो सही है उसके तहत आवाज़ उठाना चाहिए। समाज में व्याप्त जो है कुरीतियाँ और शोषण या इस तरीके की कोई भी बात या कोई अच्छी बात कोई समाज के लिए उदाहरण पेश करता है, उसको सामने लाने के लिए आप यूट्यूबर बन करके और अपना स्थान पा सकते हैं। जी, वेब पोर्टल्स आजकल ऑप्शन रहता है, वेबसाइट पे लोग अपना चैनल बना लेते हैं, वो भी कर सकते हैं लिखने के थ्रू। आप साप्ताहिक या इस तरीके का पीरियोडिकल्स भी निकाल सकते हैं अपने स्तर पर, जिसमें आप और लोगों को भी जोड़ करके उसमें वो कर सकते हैं। लेकिन इलेक्ट्रॉनिक चैनल और अखबार, ये दो ऐसी विधाएं अलग अलग हैं बेसिकली। कि अखबार में यदि आपको कुछ पब्लिश करना है तो आप उसको एडिट कर सकते हैं लिख करके, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक चैनल में केवल उनको ही उस फील्ड में आना चाहिए जो त्वरित विचारों को अभिव्यक्त करने की क्षमता रखते हो। इसको अच्छी तरह से तौलें, अपनी प्रतिभा को जांचें। आप बहुत से लोग ऐसे हैं जो बहुत अच्छा लिखते हैं लेकिन वो इंस्टेंटली नहीं बोल सकते हैं। बहुत से लोग ऐसे हैं जो इंस्टेंटली बहुत अच्छा बोलते हैं, हालांकि अध्ययन उनका थोड़ा कम रहता है। तो अलग अलग जगह की आवश्यकता है। पहले अपने आप में पहचानें अपनी प्रतिभा को कि आपको कौन सा फील्ड ज़्यादा उचित रहेगा, अपने वरिष्ठों से सलाह लें और उसके बाद तौल करके सोच समझ करके कोई एक फील्ड चुन सकते हैं। जी बिल्कुल। साथ ही साथ डॉक्टर गुप्ता, अगर हम बात करें, जो महिलाएं हैं वो पहले इस क्षेत्र में ज़्यादा आगे नहीं आती थी, कहीं ना कहीं चुनौतियां उन्हें लगती थी कि फील्ड पर अगर जाना है, रिपोर्टिंग करना है तो कैसे करेंगे, परिवार का भी सहयोग नहीं मिलता था इतना ज़्यादा। लेकिन अभी आप देखेंगे और हम सभी देखते हैं कि जो इतने सारे न्यूज़ चैनल्स हैं या फिर जो रिपोर्टिंग के काम में भी महिलाएँ जो हैं बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रही हैं, आगे आ रही हैं। क्या कुछ बदलाव आपको देखने को मिल रहे हैं? बहुत अच्छा प्रश्न किया। अभी अभी हमने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस सेलिब्रेट किया है और महिलाओं के सशक्तिकरण की बात करते हैं। हालांकि हमारी भारतीय संस्कृति में मेरा ऐसा मानना है कि महिलाएं सदैव से सशक्त हैं और भारतीय समाज में महिलाओं के प्रति सम्मान है। मीडिया की बात ये बिल्कुल सही है कि प्रशिक्षण के कारण और घर परिवार से एक होता है कि हम अपनी बेटी को अनुमति देते हैं, बेटी अपने पिताजी से या बड़े भाई से अनुमति लेके ही किसी फील्ड में जाती है, तो सलाह कम दी जाती थी कि पत्रकारिता का पेशा पुरुषों में ज़्यादा था। लेकिन आज ऐसी स्थिति बिल्कुल नहीं है, बल्कि कहीं कहीं तो मैं देखता हूँ चैनल्स में, विशेष तौर पर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में, कि वहाँ पर आपके प्रतिशत बल्कि महिलाओं का कुछ ज़्यादा ही हो गया। एंकर्स की बात करें, है ना,
तो भी, या आज के हम कार्यक्रम के लिए तो आप भी तो आधी आबादी का हिस्सा हैं, तो अभी तो बहुत सुविधाजनक तरीके से महिलाएं आती हैं और जेंडर डिफरेंस कहीं मीडिया में नहीं दिखता है। इवन प्रिंट में आप जो क्राइम की या अपराध पत्रकारिता की बात कर रही हैं, आज देखेंगे पत्रकार मैदान में जाती, महिला पत्रकार मैदान में जा रही हैं, वहाँ से फील्ड ग्राउंड रिपोर्टिंग भी कर रही हैं, और टेलीविज़न में आप देखेंगे कि माइक आईडी के साथ वो पीटीसी करती हैं, स्क्रीन के सामने बात करती हैं, एंकर्स आप देख रहे हैं, न्यूज़ रूम में आप देख रहे हैं, एडिटर्स देख रहे हैं। तो ऐसा कोई पद नहीं है जहाँ महिलाएं नहीं है। बहुत सारे चैनल्स की तो सीईओ या जो मैनेजिंग एडिटर हैं वो महिलाएं हैं। तो आज जैसे अन्य क्षेत्रों में महिलाएं आगे आई हैं कदम से कदम मिलाकर, तो मीडिया क्षेत्र में भी आज महिलाओं का जो है कदम ताल कर रही हैं और बहुत कामयाब हो रही हैं, बहुत कामयाब हो रही हैं। जी जी, इसी के साथ हमारे साथ कॉलर जुड़ गए हैं, डॉक्टर DR तिवारी जी भोपाल से। कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत है आपका। क्या प्रश्न पूछना चाहते हैं आप? मेरा प्रश्न गुप्ता जी से है। जी नमस्कार तिवारी जी। नमस्कार। मेरा प्रश्न गुप्ता जी से है कि पेड पत्रकारिता और मूल पत्रकारिता को आम आदमी कैसे पहचाने कि ये पेड पत्रकारिता है या मूल खबर है? जी, क्या बोला तो पहला शब्द? पेड पत्रकारिता है या फिर ये मूल खबर हम तक पहुंच रही है पत्रकारिता है? कैसे डिफरेंस को इस आम देखिए, व्यक्ति समझ ये सकता चीज़ है? तो हाँ, ये बात सही है कि पेड पत्रकारिता जैसे प्रिंट में तो आपको कई बार साइड में छोटे में आता है कि ये एक एडवर्टाइजमेंट है, लेकिन आजकल प्रायोजित या स्पॉन्सर्ड होती हैं, जिनके विज्ञापन ज़्यादा अखबारों में आते हैं, चैनल्स में आते हैं, तो स्पॉन्सर्ड हम उसको कह देते हैं टेलीविज़न की भाषा में, और प्रिंट की भाषा में पेड है कि कई बार खबरें पैसे। तो व्यावसायिक पेज पे तो चूँकि व्यवसाय करना और उनका उद्देश्य ही बिजनेस करना है, तो वहाँ पे बिजनेस में तो पैसा होगा, मनी होगी, पेमेंट होगा। तो पेड पत्रकारिता बिजनेस में ज़्यादा होती है, लेकिन हाँ कहीं कहीं अन्य क्षेत्रों में भी पेड पत्रकारिता आपको देखने को मिलती है। लेकिन इन सब चीज़ों के मतलब ये इथिकल नहीं है, ये सब अनइथिकल है। तो कैसे पहचाने कैसे नहीं पहचाने, उसके लिए क्रेडिबिलिटी है। पत्रकारिता की जो वैल्यूज़ हैं कि एक समाचार के जो मूल्य होने चाहिए, यदि संपादक अपने अखबार में, अपने रेडियो में, अपने टेलीविज़न समाचारों में उन मूल्यों की कसौटी पर एक एक समाचार को कस के परख के ही यदि प्रसारित करता है, संपादित करता है, तो निसंदेह पाठक के पास, दर्शक के पास, श्रोता के पास जो है मूल खबर ही जा रही है, मूल सूचनाएं ही जा रही हैं जो लोक यथार्थ हैं। लेकिन किसी संस्थान, किसी व्यक्ति, किसी विचार को फेवर करने वाली यदि एक तरफा खबर है, जिसमें पत्रकारिता के जो बेसिक धर्म है कि संतुलन होना चाहिए, सभी पक्षों सभी आयामों को समाहित होना चाहिए, और 5W1H है, उसमें 6 ककार जिसको हम हिंदी में कहते हैं, इंग्लिश में 5W एंड 1H के फार्मूले पे यदि उसको नहीं तैयार किया गया तो मान लेना चाहिए कि ये पेड न्यूज़ है। लेकिन आपका प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है कि आम व्यक्ति इसको नहीं समझ पाता, लेकिन आम व्यक्ति अब उतना भोला भी नहीं बचा है। वो टेलीविज़न की भाषा समझने लगा है, वो रेडियो की भाषा समझने लगा है, उसमें भी अवेयरनेस आई है, मीडिया अवेयरनेस बढ़ी है। उसको भी इस चीज़ की जो आपने प्रश्न किया है, ये प्रश्न करना ही अपने आप का घोतक है कि आपको मूल खबर और पेड खबर के बारे में फ़र्क मालूम है। तो आप जैसे आम श्रोता को जब इतनी अच्छी समझ और इतना पहना प्रश्न आप कर सकते हैं, तो हम मान के चलते हैं कि हमारे अन्य दर्शक, श्रोता और पाठक को भी इसकी समझ होगी और हो जाएगी, क्योंकि समय समय पे गूगल और अन्य माध्यमों से उन खबरों को समझाने के प्रयास किए जाते हैं। हालांकि टेलीविज़न में आप देखेंगे बहुत सारे कार्यक्रम में कोने में आता है स्पॉन्सर्ड है, पेड है, ऐसे उसमें इथिकली कहीं ना कहीं आता है। तो ध्यान से आप देखेंगे तो कोने में या कहीं बारीक लाइन आपको दिख जाएगी, उससे पता चल जाएगा कि ये मूल खबर है या ये प्रायोजित खबर है। लेकिन कहीं ना कहीं ये मुश्किल भी होता है। इसलिए आप देखेंगे तो हमारी जो प्रसार भारती है, जिसके अंडर आता है दूरदर्शन, आकाशवाणी, और इनकी जो खबरें होती हैं इस पर लोग विश्वास करते हैं, भरोसा करते हैं, क्योंकि हम आप तक पहुंचाते हैं सही खबर, सही न्यूज़। इसके साथ ही नारायण जी आपसे ये जानना चाहेंगे, क्योंकि जहाँ सही की बात आ रही है, सच की, सच्चाई की बात आ रही है, और वो भी सच लोगों तक पहुँचाने की बात आ रही है, ऐसे में चुनौती जो है वो लगी रहती हैं पीछे पीछे। तो आप इस क्षेत्र में कार्यरत हैं, क्या कुछ चुनौतियां, क्योंकि आप लोगों से मिलते रहते हैं, कार्य कर रहे हैं, क्या कुछ चुनौतियां जाती हैं पत्रकारिता क्षेत्र में? बिल्कुल चुनौतियां हमेशा रहती हैं,
जब आप सच्चाई को सामने लाते हैं, जैसे किसी सामाजिक कुरीति या भ्रष्टाचार को सामने लाते हैं, तो जो उस भ्रष्टाचार को कारित करने वाले लोग हैं वो सहज रूप में जो है आपके दुश्मन बन सकते हैं। तो वो आपके प्रति कुछ षड्यंत्र भी कर सकते हैं या और कोई तरीका अपना सकते हैं आपको प्रभावित करने का। एक तो ये हो गया। दूसरे, राजनीतिक दबाव भी पत्रकारिता पर बना रहता है हमेशा, तो इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए। लेकिन पत्रकारिता के पेशे में उसको ही आना चाहिए जो जैसे कहा जाता था सर पर कफन बांध करके। यदि आपके अंदर जज्बा है सच को सामने लाने का, तो ही इस पेशे में जो है आप कदम रखें। इस बात को पहले अच्छी तरह से परख लें, और इसमें निश्चित तौर पर संघर्ष है। इस लाइन में हमेशा संघर्ष था और बना रहेगा जी। जब तक आप सच को उजागर करते रहेंगे। लेकिन सच को उजागर करने के और भी तरीके हैं। जैसे समाज में कोई अच्छा काम कर रहा है उसको आप सामने लाएंगे। आपके पब्लिकेशन में, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक चैनल हो चाहे अखबार हो, यदि आप 10 खबरें अच्छे काम की यदि छापते हैं और 2 खबरें किसी बुराई की छापते हैं या किसी की राजनीतिक आलोचना होती है जी, तो निश्चित तौर पर आम लोगों को ये पता चलेगा कि आप बैलेंस्ड पत्रकारिता कर रहे हैं। लेकिन यदि आप टोटल नेगेटिव खबरें छापते हैं तो आप अच्छी तरह से ये समझ लें कि आप समाज में हीरो बनना चाहते हैं या विलेन बनना चाहते हैं। जो विलेन होगा वो हमेशा नकारात्मक रूप से हर चीज को देखेगा, और जो हीरो होगा या जो सकारात्मक सोच रखने वाला व्यक्ति होगा, मेरा कहने का मतलब है, वो हर जगह की कुछ अच्छाइयां भी गिनेगा। तो कहीं ना कहीं बैलेंस भी हमें बना के रखना चाहिए। हमारी कॉलर एक जुड़ गई है हमारे साथ, उनका सवाल हम पहले लेते हैं। शशि शर्मा जी हमारे साथ जुड़ी हैं छतरपुर से। कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत है आपका, बताइए क्या सवाल है। नमस्कार, मैं छतरपुर से शशि शर्मा बोल रही हूँ। मेरा प्रश्न डॉक्टर संजीव गुप्ता जी से है, और मैं ये थोड़ा सा जानना चाहती हूँ कि वर्तमान दौर में मीडिया की जो विश्वसनीयता है वो लगातार कुछ कम होती जा रही है, घटती जा रही है। इसके बारे में मैं आपके विचार जानना चाहती हूँ। एक बात तो ये है, एक प्रश्न तो ये है कि आखिर क्यों हम इतनी विश्वसनीयता घटती चली जा रही है, मीडिया पे हम उतना विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। और दूसरा ये है कि पत्रकारों को कई बार ये देखा गया है कि उनको डराया जाता है, धमकाया भी जाता है। तो मैं जानना चाहती हूँ कि सरकार के द्वारा क्या उनको कोई संरक्षण दिया जाता है क्या? जी बिल्कुल, धन्यवाद। आपके दोनों प्रश्न बहुत अच्छे हैं, लेकिन समय का दबाव है तो मैं संक्षेप में ही और सांकेतिक रूप में ही इनके उत्तर दे पाऊंगा, क्योंकि ये बहुत ही विस्तार मांगते हैं। पहली बात जो आपने कही थी कि विश्वसनीयता का संकट है, मैं आपकी बात से सहमत हूं कि हाँ, आज मीडिया में विश्वसनीयता का संकट है। उसके बहुत सारे कारण हैं। बाजार का दबाव है, चैनल्स हों, चाहे रेडियो चाहे अखबार छापना और चलाना हो, सैलरी देना हो, संगठन को चलाने के लिए, मतलब संगठन मतलब हमारा जो मीडिया संगठन है उसको चलाने के लिए पैसा लगता है, और बाजार का दबाव हर कहीं आपको देखने को मिलता है। और कहीं ना कहीं पैसे के दबाव में या ज़्यादा मुनाफे के चक्कर में इस तरीके की क्रेडिबिलिटी होती है। जहां से पैसा ज़्यादा आता है तो कई बार हम लोग लोक हितकारी या जिनमें समाचार मूल्य कम होते हैं उन खबरों का भी प्रसारण या प्रकाशन कर देते हैं, जो हम मीडिया नीति के तहत सैद्धांतिक तौर पे पत्रकारों को या जो भविष्य के पत्रकार उनको सिखाते हैं कि ऐसा ना करें। लेकिन उनके अपने संपादक, उनके अपने मालिकों के दबाव होते हैं और वो स्वाहित होते हैं। ये मतलब बहुत स्पष्ट है कि आपके स्वाहित में या आपके कुछ निजी स्वार्थों के चलते इस तरीके की चीज़ें होती हैं, अन्यथा पत्रकारिता की जो नैतिकता है वो इसको नहीं देती है। लेकिन अगर आप पत्रकारिता की नैतिकता पे 100% चलते हैं तो आपको बाहर का रास्ता भी दिखा दिया जाता है, ये खतरा भी है। तो कहीं ना कहीं सामंजस्य बना के आटे में जो हम कहते हैं कि नमक के बराबर कहीं कुछ संतुलन करना पड़ता है, क्योंकि सामाजिक दबाव होते हैं, बाजार के दबाव हैं, वो उनका अपनी चुनौती है, मालिकों की अपनी समस्या है कि हमको मुनाफे में अखबार कैसे चलाएं। उसके लिए पाठक, दर्शक और जो हमारे श्रोता हैं, मैं उनसे अनुरोध करूँ ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्रिप्शन दें। लोग मुफ्त में अखबार चाहते हैं, 1 रुपये, सवा रुपये, 1.5 रुपये में अखबार चाहते हैं, वो भी नहीं करेंगे तो हमको प्रोत्साहन देना पड़ेगा। दूरदर्शन का तो ठीक है, फ्री सिग्नल है, लेकिन बहुत सारे निजी चैनलों के तो सब्सक्रिप्शन है, तो जो खर्चा आता है वो इन सब्सक्रिप्शन से पूरा नहीं होता। उसको करने के लिए हमें विज्ञापन या उनकी मजबूरी होती है, और वहीं ये सब गड़बड़ झाला होता है। पहली बात।
दूसरा प्रश्न इनका था जी, साथ ही साथ जो डराया धमकाया ओके। जाता है तो जो कैसे डराने धमकाने के लिए जो आपका दूसरा प्रश्न था कि सरकार की तरफ से आपने देखा कि कश्मीर में अब बहुत जगह हमने सरकार ने जो है पत्रकारों को सुरक्षा की बात दी है। वैसे भी पत्रकार को मतलब क्या, आम नागरिकों को हमारे संविधान में सभी को सुरक्षा की बात सरकार करती है, पत्रकार उनसे अलग नहीं है। फिर भी पत्रकार किसी विशेष ऐसी स्थान पे या उन स्थानों पे जाते हैं और अगर वहाँ पे जिला कलेक्टर को या वहाँ के पुलिस अधीक्षक को, एसपी को या वहाँ के संबंधित थाने को सूचित करके जाते हैं तो उनको सुरक्षा सरकार जरूर देती है, क्योंकि मैंने पहले भी कहा कि पत्रकारिता हमारे लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है और उसका सम्मान किया जाता है। लेकिन यदि पत्रकार अपने से बिना किसी सूचना के स्टिंग ऑपरेशन या अन्य उसमें कहीं चले जाएं, तब सरकार पीछे पीछे नहीं घूम रही, उनको सुरक्षा देने के, उनको Z+ सुरक्षा देना असंभव है इस तरीके तो से। आपको पहले तो सूचित यदि करना आप पड़ेगा, किसी तभी सुरक्षा विशेष मिलेगी। माओवादी या इन क्षेत्रों में या कहीं टेररिस्ट एरिया में या किसी बार एरिया में जब आप कवरेज को जाते हैं तो पूरी सुरक्षा दी जाती है, लेकिन उसका एक प्रोटोकॉल है कि आपको उस प्रोटोकॉल का पालन करना होगा, आपको सूचित करना, वहाँ की जो अथॉरिटीज हैं अगर उनको खबर करते हैं तो पूरा प्रोटेक्शन मिलता है। लेकिन हर पत्रकार को सरकार कोई सुरक्षा कवच या जैकेट दे दे, ऐसा कोई सिस्टम पूरे विश्व में नहीं है, तो भारत में कैसे होगा और होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि एक पत्रकारों को स्वतंत्र अभिव्यक्ति और उनकी अपनी लेखनी की कलम के लिए स्वतंत्र रूप से ही समाचारों का संकलन करना होता है और संपादन करना होता है, यही पत्रकारिता धर्म है। बिल्कुल। इसी के साथ आदित्य नारायण उपाध्याय जी, अगर हम पैसे की बात करें, क्योंकि कार्यक्रम में हम बात भविष्य को लेकर भी कर रहे हैं, करियर, क्योंकि अगर कोई बच्चा है, कोई व्यक्ति है, इसमें अपना भविष्य बनाना चाहता है तो शुरुआत आज से हो जाएगी, लेकिन कंपटीशन इतनी सारी है, ऐसे में लोगों को लगता है कि कहीं पैसा, क्योंकि पहले तो लोग कहीं ना कहीं समाज सेवा के तौर पर भी से इस कार्य को किया करते थे, इतना पैसा नहीं था, लेकिन आज की क्या कुछ संभावनाएं हैं और भविष्य की भी बात करें, क्या कुछ संभावनाएं हैं? देखिए, पहली बात तो यह है कि चाहे पहले की बात हो या आज की बात हो, पैसे और दूसरी जो फील्ड हैं जैसे मैनेजमेंट है या कोई और भी पेशे हैं, उन पेशों से तुलना करेंगे तो इसमें पैसे, ज़्यादा पैसे वाले स्थानों की बहुलता नहीं है। तो पहली चीज़ ये है कि आप सब, लेकिन ग्लैमर है, बहुत सारे लोग इसमें ग्लैमर और समाज में मिलने वाली इज्जत को देखते हुए इस पेशे की ओर आकर्षित होते हैं, लेकिन सबसे पहले अपनी मेधा को अपने आप में परखें कि यदि आप में क्षमता है अपनी अभिव्यक्ति करने की और थोड़ा सा संघर्ष करने की, तभी इस पेशे में आएँ। और दूसरी चीज़ ये है कि निश्चित तौर पर आप यदि अच्छा लिखते हैं, आप अभिव्यक्ति आपकी अच्छी है, तो कुछ ऐसे पद हैं, कुछ ऐसे अवसर हैं जहां अच्छा पेमेंट मिलता है और कर भी रहे हैं लोग अपने आप में, समाज में भी स्थान मिलता है, समाज स्थान के साथ में पैसा भी है। जी बिल्कुल। साथ ही साथ आपने कहा कि नेताओं का जो है वो प्रभाव भी रहता है पॉलिटिकल चीज़ का, और हाल फिलहाल में चुनाव भी आ रहे हैं, ऐसे में बहुत सारी ऐसी कंपनीज होती हैं जो कि पत्रकार को हायर करती हैं, नौकरी देती हैं कि वो उनके लिए कार्य करें, उनके बारे में लिखें। तो हम जो बात कर रहे थे निष्पक्षता की, तो कहीं ना कहीं ये तो देखने को नहीं मिलती है, क्योंकि आप पर्टिकुलर एक पार्टी के लिए ही कार्य कर रहे हैं। क्या कुछ करियर संभावनाएं हैं, इस पे बात कर लेते हैं आपसे। हाँ ठीक है, जो बीच में पेड पत्रकारिता की बात आई थी, ईशा जी के इस प्रश्न में मैं थोड़ा जोड़ना चाहूंगा, वहां पत्रकार नहीं बोलिए, मीडिया मैनेजर बोलिए। जब पॉलिटिकल लीडर कोई हायर करता है तो वो पत्रकार को हायर नहीं करता है, मीडिया मैनेजर्स को करता है। तो ये फर्क है, मीडिया मैनेजर्स और एक जर्नलिस्ट का फर्क है, एथिक्स का फर्क है। वो जैसे ही प्रायोजित होता है वो पत्रकार नहीं रहता, फिर वो केवल जो है उनका मीडिया मैनेजर हो जाता है। जी बिल्कुल। तो ऐसे में अगर कोई इसमें जुड़ना चाहता है लोगों से, तो क्या कुछ संभावनाएं हैं, क्या कुछ अलग से रिज्यूमे देना पड़ता है, कैसे अप्रोच किया जाता है? कहीं ना कहीं जॉब अपॉर्चुनिटी तो ये है ही। बड़ी कंपनियां और सरकारी संस्थान भी अपने पीआरओ रखते हैं और सरकारों के भी पीआरओ होते हैं, और जिला स्तर पर हर जिले में एक सरकारी पीआरओ रहता है जो जिला स्तर पे मीडिया से संबंधित काम देखता है सरकार के, और सरकार की योजनाओं को लोगों तक कैसे पहुंचाया जा सकता है और लोगों में किस तरीके की मीडिया किस तरीके का कवरेज कर रहा है उसको सरकार तक पहुंचाने का उसका काम रहता है। तो सरकारी नौकरियों के भी कुछ अवसर हैं और कंपनीज में भी अवसर हैं, और लगातार ये अवसर बढ़ते चले जा रहे हैं, क्योंकि जैसे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के थ्रू
या मोबाइल या इंटरनेट के थ्रू कंपनियां यदि अपना सामान बेचना चाहती हैं तो उसको मैनेज करने के लिए उसकी अभिव्यक्ति कैसी हो, लोगों तक आकर्षक रूप से उसका प्रोडक्ट कैसे पहुंचे, इस सब को मैनेज करने के लिए निश्चित तौर पे यदि प्रशिक्षित लोग मिलते हैं तो उनकी डिमांड रहती है और उनको अवसर मिलता है। बिल्कुल। उपाध्याय जी की बात में मैं इसमें जोड़ूंगा, इसको आप पत्रकारिता नहीं बोलिए, इसको हम लोग बोलते हैं पीआर एंड एडवर्टाइजिंग। बेसिकली ये प्रोफेशनल फील्ड है और हम जब किसी विचार व्यक्ति के बारे में उसकी छवि निर्माण करना चाहते हैं तो वो जनसंपर्क और विज्ञापन के तहत आता है। पब्लिक रिलेशन एक अपने आप में एस्टैब्लिश प्रोफेशन है, जर्नलिज्म एक अलग प्रोफेशन है। तो बेसिकली पब्लिक रिलेशन और विज्ञापन के तहत आता है, जहाँ हम पेड न्यूज़ की जो एक हमारे दर्शक ने प्रश्न उठाया था, ये बिल्कुल वैसा ही कि हम अपने विचार को, अपनी संस्था को, अपने व्यक्ति को, अपने कार्यक्रमों को लोगों तक प्रायोजित तरीके से पैसा देके पहुंचा रहे हैं। बिल्कुल। इसी के साथ आदित्य नारायण उपाध्याय जी, आपने ग्लैमर की भी बात की। अब यही सोच के बहुत सारे जो लोग हैं इस फील्ड में आ जाते हैं, उन्हें लगता है कि अगर हम पत्रकारिता के क्षेत्र में आएंगे तो बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज़ से हमारा मिलना होगा, लेकिन चुनिंदा ही ऐसे पत्रकार होते हैं जो कि मिल पाते हैं सेलिब्रिटीज़ से। और इसकी डाउन साइड भी हम जानना चाहेंगे। एक तो हो गई कि हाँ काफ़ी ग्लैमर है, लेकिन हर कोई वहाँ नहीं पहुँच पाता है, तो दूसरा भी जो पहलू है वो आपसे जानना चाहेंगे। बिल्कुल सही बात है। ग्लैमर की दुनिया को छूने के लिए आपको पहले संघर्ष तो करना ही पड़ता है, लेकिन आप में टैलेंट भी होना चाहिए और आपको उचित अवसर मिल जाएं। ये तीनों चीज़ें हैं निश्चित तौर पर। तो अपनी संभावनाओं को देखें, अपनी क्षमताओं को देखें और तब जाकर के आपको सफलता मिल सकेगी यदि आप इस क्षेत्र में उतरना चाहते हैं। जी ऐसा। डॉक्टर संजीव गुप्ता, आपसे ये जानकारी लेते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनका फोटोग्राफी मतलब फ़ोटोज़ खींचने में काफ़ी रुचि होती है, कुछ लोगों की वीडियो एडिटिंग स्किल्स बहुत ज़्यादा अच्छी होती हैं, तो पर्दे के पीछे की अगर हम बात करें तो क्या कुछ करियर की संभावनाएं होती हैं इस क्षेत्र में? बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया। देखिए, जब हम मीडिया की बात करते हैं तो उसमें हमारे पास एक है कि स्क्रीन के सामने है जो हम लोगों तक पहुंच पाते हैं। कुछ लोग होते हैं जो थोड़े मतलब जो अंतर्मुखी होते हैं, मतलब उनमें क्रिएटिविटी कूट कूट कर भरी हुई है, लेकिन वो बोलने में अभिव्यक्त शब्दों में या शायद पब्लिक प्लेटफॉर्म पे खड़े होकर बोलने में उतने अच्छे नहीं होते हैं। लेकिन जब उनकी उंगलियां कैमरे के क्लिक बटन को दबाती हैं, फ्रेमिंग करती हैं, तो क्रिएटिविटी गजब की दिखती है। एक फ्रेम में क्रिएटिविटी बयां करती है उनकी। इसी तरीके से जब वो कोई वीडियोग्राफर होता है या वीडियो एडिटर होता है तो वहाँ भी क्रिएटिविटी होती है। ये ऐसे लोग होते हैं जिनमें क्रिएटिविटी कूट कूट के भरी होती है, लेकिन वो शब्दों में इसके हमारे क्षेत्र में इसके लिए एक शब्द है विजुअल कम्युनिकेशन। दे आर वेल स्किल्ड एंड परफेक्ट इन विजुअल कम्युनिकेशन। उनका दृश्य संचार गजब का होता है, उनकी कल्पना शक्ति बहुत अच्छी होती है, इमेजिनेशन पावर, विजुअलाइजेशन गजब का होता है, और वो स्क्रीन पर अपनी एडिटिंग करके, वीडियो एडिट करके, शॉर्ट्स को जोड़ के, उनमें प्रभाव डाल के, फोटोग्राफी में फ्रेम से, कलर से, ऑब्जेक्ट के प्लेसमेंट से, बहुत सारी उसकी टेक्निकल चीज़ें हैं, एक्सपोजर को सेट करके, कलर कॉम्बिनेशन के साथ करके वो अभिव्यक्त करते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए जो बहुत क्रिएटिव लोग होते हैं, लेकिन जो लोग लिखने में या बोलने में नहीं होते, लेकिन ब्रेन से जिनका इमेजिनेशन, विजुअलाइजेशन पावर बहुत हाई होता है, उनको भी। तो मीडिया सभी के लिए, हर तरीके के स्किल्ड लोगों के लिए है, जिसमें तो ऐसे लोगों के लिए शायद फोटोग्राफी और हमारा वीडियो या टेलीविज़न माध्यम है, जहां आप ग्राफिक्स भी बना सकते हैं, सेट डिज़ाइनिंग कर सकते हैं, कॉस्ट्यूम डिज़ाइन कर सकते हैं, कोरियोग्राफी है, विजुअल कम्युनिकेशन की अनेक विधाएँ हैं, फोटोग्राफी है, एनिमेशन है, मल्टीमीडिया है, बहुत कुछ है, शॉर्ट मूवी है। तो अभी तो बहुत सारे इसमें क्षेत्र हैं, अवसर हैं, अपॉर्चुनिटी। और बहुत खुशी की बात है कि युवा अपनी क्रिएटिविटी दिखा रहे हैं। और कोरोना काल में तो हमारे विद्यार्थियों से हमने घर बैठ के बहुत सारे काइन मास्टर पे उन्होंने वीडियो एडिटिंग की, मोबाइल से फिल्में बनाई। और एक दौर था कि जब हम फिल्मों को अलग समझते, आज परिभाषा बदल गई। आज 1.5 मिनट 2 मिनट की फिल्में फिल्म फेस्टिवल में धमाल कर रही हैं, अवार्ड मिल रहे हैं। मतलब अब 2 मिनट या 3 मिनट की फिल्म को भी हम फिल्म कह रहे हैं। पहले तो शॉर्ट मूवी भी 50 मिनट की होती थी, लेकिन अब तो फिल्मों की परिभाषा बदली है। और मोबाइल फिल्म मेकिंग युवाओं में, वो हर क्षेत्र के इंजीनियरिंग कॉलेज के स्टूडेंट बहुत ज़्यादा बना रहे हैं। इवन आप यूट्यूब पे देखेंगे, रूरल एरिया, ग्रामीण क्षेत्रों के युवा कितनी अच्छी, बुंदेलखंड के उनकी आप देखेंगे इतने हैं और बहुत अच्छे उनके लाइक मिल रहे हैं। तो अगर कोई पत्रकारिता के क्षेत्र में जाना चाहता है तो ज़रूरी नहीं है कि वो रिपोर्टिंग ही करे, बहुत सारे करियर ऑप्शन उसके पास होते हैं। बियॉन्ड द स्क्रीन भी अवसर बहुत उपलब्ध। बिल्कुल, तो उससे जुड़ सकते हैं। आदित्य नारायण उपाध्याय जी, अगर हम बात करें पत्रकारों की,
तो एक तो हमने देख लिया पक्ष क्या होता है कि वो समाज में परिवर्तन लेकर आ सकते हैं अपनी स्किल्स के द्वारा। कहीं ना कहीं दूसरा पहलू देखा जाए तो ऐसा भी होता है कि किसी की जानकारी निकाल ली और फिर कहीं ना कहीं उसे ब्लैकमेल कर रहे हैं उस जानकारी को लेकर। तो इस चीज़ पर भी आपसे हम जानना चाहेंगे इस पक्ष के बारे में। ऐसा होता है कहीं कहीं, लेकिन फिर वो पत्रकारिता नहीं है। यदि आप ब्लैकमेलिंग कर रहे हैं तो वो ब्लैकमेलर ही है। आप पत्रकारिता जो पेशे में जब आए थे तो जिस जज्बे को लेकर आए थे वो करते करते धीरे धीरे अपने उद्देश्य से भटक जाते हैं और वो ये भूल ही जाते हैं कि हम इस पेशे में आए क्यों थे। जब वो उसको भूल जाते हैं, भटक जाते हैं, तो एक भटका हुआ आदमी ये सब चीज़ें करता है। तो निश्चित तौर पर उन लोगों की छवि पत्रकार के तौर पे तो समाज में नहीं रहती, ब्लैकमेलर के तौर पर ही रहती है। और इसलिए जो है वो पैसा हो सकता है कि ब्लैकमेल करके कमा लें, लेकिन पैसा कमाते कमाते वो अपनी इज्जत गंवा देते हैं। जी अखबारों में तो ब्लैक स्याही होती है, हम लोग इसको एक टर्म देते हैं पीत पत्रकारिता, येलो जर्नलिज्म। पीत पत्रकारिता जो इस तरीके का जो उपाध्याय सर ने अभी बताया, इस तरीके की पत्रकारिता को हम लोग कहते हैं पीत पत्रकारिता, इंग्लिश में येलो जर्नलिज्म। बिल्कुल। साथ ही साथ पत्रकारिता में भविष्य के बारे में भी हम बात कर रहे हैं। बहुत सारी करियर की अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं, उसके बारे में भी हम चर्चा कर रहे हैं। अब ऐसा कोई व्यक्ति है जिसके पास स्किल्स नहीं है लेकिन वो इस क्षेत्र में आना चाहता है और जुड़ना चाहता है, तो क्या इसमें ऐसा भी क्राइटेरिया रहता है कि सिर्फ पेपर पे आपकी जो एलिजिबिलिटी है उसके अकॉर्डिंग आपको एडमिशन मिल जाता है, या फिर आप में अलग से कोई इसके टेस्ट एग्जाम्स ऐसे भी होते हैं? नहीं, इसमें एडमिशन्स की बात तो सर बताएंगे कि यदि कोर्स में एडमिशन की जहाँ तक बात है, लेकिन इस फील्ड में एडमिशन मिल सकता है। इस फील्ड में प्रैक्टिकली आपको लिखने की, अभिव्यक्ति करने की क्षमता है, चाहे आपके पास में डिग्री ना हो। तो निश्चित तौर पर भारत हमारे देश में जो है कहा गया है कि सबसे प्राचीन, यदि सबसे पौराणिक काल से जिनका जिक्र होता है नारद मुनि का, कि वो उनको पत्रकार के तौर पर, हम लोग पत्रकार लोग उनको अपना देवता मानते हैं। और तो सबसे पहले पत्रकार जो है नारद जी थे, जो निर्भीक रूप से देवताओं की बात राक्षसों तक और राक्षसों की बात देवताओं तक पहुंचा दिया करते थे। और वहां पर उस समय चाहे वो राक्षस ही क्यों ना हो, लेकिन उनको बराबर सम्मान मिलता था। उनको ऐसा नहीं है कि उन्होंने देवता की खबर राक्षसों को दी या राक्षसों की देवता को, तो उनको कोई प्रताड़ित करता था। उस समय पत्रकारिता के क्षेत्र में गजब का सम्मान था, आप यदि इस पर विचार करें तो। ना तो भी थे काफी, हाँ, असुर भी और सुर भी सभी उनका सम्मान करते थे। तो निश्चित तौर पर उनके पास तो कोई डिग्री नहीं थी। तुलसीदास जी हों और बहुत सारे ऐसे साहित्यकार हैं जिनके पास में कोई डिग्री नहीं थी। तो साहित्य और पत्रकारिता का जो क्षेत्र है, यदि आप में क्षमता है और आपने अध्ययन किया है, आपकी रुचि है और आप में वो दृष्टि है, तो निश्चित तौर पर उसका फील्ड में स्वागत है। साथ ही साथ डॉक्टर संजीव गुप्ता जी, ऐसे लोग जो कि दूरदर्शन को देख रहे हैं और कहीं ना कहीं कार्यक्रम देख के उन्हें लगता है कि ये एंकर बनना तो बहुत ही अच्छी चीज़ है, हम एंकर बनना चाहते हैं, या फिर हम रेडियो सुनते रहते हैं, आरजे बनना चाहते हैं, तो इसके लिए क्या कुछ एलिजिबिलिटी रहती है, एडमिशन कैसे लिया जाता है, ये प्रक्रिया जानना चाहेंगे? देखिए, एडमिशन की तो मैंने पहले भी बता दिया कि आप 12th के बाद भी मीडिया क्षेत्र में आप पाठ्यक्रम उपलब्ध हैं और यूजी वाले पाठ्यक्रम आप कर सकते हैं, यूजी करे हुए लोग पीजी कर सकते हैं, पीजी वाले डॉक्टरेट कर सकते हैं। तो वो हर विषयों में जो व्यवस्था है वो मीडिया में भी है। अब रही बात अलग अलग माध्यमों की, अगर टेलीविज़न एंकर की हम बात करते हैं तो वहाँ पे चूंकि दृश्य श्रव्य दोनों है, तो आपका चेहरा फोटोजेनिक होना चाहिए। मैं ये नहीं कहता बहुत खूबसूरत हो, लेकिन कम से कम स्क्रीन प्रेजेंटेबल हो, आपकी वोकेबलरी हो, आप आई कांटेक्ट करके लेंस के सामने कैमरे का फेस कर पाएँ, अपने दर्शकों से बात कर पाएँ, आत्मविश्वास झलकता हो, हकलाना इस तरीके से करना या आंखों से आत्मविश्वास वहाँ झलकना चाहिए। फिर आपके पास समय का दबाव होता है, तो आपको कई बार क्या होता है, समय कम होता है, चीज़ें बहुत बतानी होती हैं, तो आपको कंप्रेशन करने की क्षमता होना चाहिए शाब्दिक तौर पे, शब्दों को कम करके भी। और कभी कभी आपको मास्टर कंट्रोल रूम से कमांड आता है कि और खींचो, क्योंकि कई बार क्या होता है हमारे पास कंटेंट कम हो जाता है बोलने की। तो एंकर को कई बार जैसे बोरवेल में बच्चा गिर गया, अब 6-6 घंटे आपने देखा होगा कि एक निजी चैनल के जो एंकर हैं उन्होंने 16 घंटे कंटिन्यू बोला था। अब आप सोचिए 16 घंटे तक आप कैसे बोलेंगे, कहाँ से कंटेंट लाएंगे। तो मानसिक तौर पर इतनी तैयारी होनी चाहिए कि कई बार आपको चीज़ ज़्यादा है नहीं, लेकिन आपको खींचना, उन्होंने कहा अभी और 5 मिनट तक चलाइए अभी। तो ये दोनों, आपको कंटेंट को संकुचन करने की क्षमता और उसके विस्तार करने की क्षमता, दोनों क्षमता जिसमें है
शब्दों पे, ज्ञान है पावर ऑफ आर्टिकुलेशन, विषय अंतर करने की क्षमता होनी चाहिए। कई बार तो ये एंकर में गुण हो, भाषा की पकड़ हो, संचार कौशल हो, आपके आईज का मूवमेंट, आपके चेहरे का एक्सप्रेशन और मुस्कुराहट हो, ये कुछ आत्मविश्वास हो, इन्हीं सब गुणों के साथ आप एंकर बन सकते हैं। रेडियो जॉकी की जो बात की, चूंकि रेडियो हमारा कानों का माध्यम है, कानों से सुनते हैं, तो आवाज़ में माधुरता हो, आपको स्वर लय उसकी समझ हो, कहाँ पे शब्द उठाना है, कहाँ पे वो करना है, और अभिव्यक्ति की क्षमता, वहाँ शाब्दिक अभिव्यक्ति है, वहाँ आपका चेहरा नहीं दिख रहा है। तो जो लोग चेहरे से बहुत, मतलब हम जो भी शब्द कहें वो फोटोजेनिक नहीं है, तो लेकिन आवाज़ बहुत अच्छी है, तो वो रेडियो माध्यम के लिए बहुत अच्छे रेडियो जॉकी हो सकते हैं। लेकिन वहाँ भी उनको बोलने की क्षमता होनी चाहिए, कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छा हो, शब्दकोश बहुत अच्छा हो, और एक अपना लहजा होना चाहिए कि आप अपने श्रोताओं पे जादू बिखेर दें। जी, और ये सारी चीजें नहीं आती हैं तो इसके लिए बहुत सारे कोर्सेज चलाए जाते हैं, अन्य आप इन माध्यम, कोर्स प्रिंट को हैं, वो ज्वाइन भी कर हैं, जो लोग सकते मैंने हैं और बताया उसके क्रिएटिव थ्रू जो क्षेत्र है आप लोगों तक जुड़ सकते हैं, अपनी प्रतिभा पहुंचा सकते हैं। भविष्य की हम बात कर रहे हैं आदित्य नारायण उपाध्याय जी, तो बहुत सारे जो बदलाव है, परिवर्तन अभी भी देखे जा रहे हैं। पुराने समय से आज की बात करें तो आज की जो पत्रकारिता है वो अलग है, और भविष्य की अगर बात करें तो वो अलग होगी। क्या कुछ बदलाव है जिसके लिए लोग तैयार रहें, या फिर पत्रकारिता में क्या कुछ आपको लगता है भविष्य होगा? देखिए, निश्चित तौर पर पिछले लगभग 15 सालों से बहुत तेज़ी से बदलाव आए हैं। ये जो हमारे हाथ में मोबाइल आ गया है, तब तो हम सीधे तौर पर जो है सूचना की दुनिया से जुड़े हुए हैं, और सूचनाएं अलग अलग माध्यम से हम तक पहुंच रही हैं। हम यदि सवेरे अखबार उठाकर देखते थे तो हमको उस समय सूचनाएं, खबरें मिल जाती थी जी। और सुबह शाम यदि टेलीविज़न देखते थे, टेलीविज़न पर न्यूज़ या रेडियो पर न्यूज़ सुनाई देती थी, तो हम इंतज़ार करते थे कि रात को 9 बजेगा और हम न्यूज़ देखेंगे। लेकिन हमारे पास में पल पल जो है न्यूज़ जो है मोबाइल पर अपडेट हो रही है, यूट्यूब के माध्यम से या और चैनल्स के माध्यम से, सोशल मीडिया ऐप्स के माध्यम से हो रही है। तो इस तरीके से इसमें बदलाव तेजी से चलता चला जा रहा है। अब ये है कि जो आपने सोशल मीडिया पे या जिस तरीके से भी आज आप तक न्यूज़ पहुंची है वो कितनी एथेंटिक है, ये चीज़ जो है, ये जो मूल साधन जो मीडिया के हैं, जैसे न्यूज़पेपर है, तो आज भी सबसे विश्वसनीय इसलिए माना जाता है कि उसको 10 बार एडिट किया जाता है, और उसको एडिट किया जा सकता, एक बार एडिट किया जाता है, लेकिन जब वो प्रकाशित हो जाता है तो उसको एडिट नहीं किया जाता। और माध्यमों को एडिट किया जा सकता है, यूट्यूब से या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से न्यूज़ चल के ख़त्म हो जाती है, उसको उसके सर्वर से भी एडिट किया जा सकता है, डिलीट किया जा सकता है। लेकिन अखबार एक बार जब प्रिंट हो जाता है तो वो जो है दस्तावेज की तरह काम आ जाता है, उसको बदला नहीं जा सकता है। तो एथेंटिसिटी जो है वो एक अलग चीज़ है। और इन सब जो न्यूज़ के चैनल्स के, न्यूज़ के जो माध्यम हैं, इन सब माध्यमों में निश्चित तौर पर विश्वसनीयता धीरे धीरे लागू करना पड़ेगी, और ये सब पत्रकारों को मिलकर के ही करना पड़ेगा। इसके लिए कोई सरकारी साधन नहीं हो सकता, सरकारी अंकुश नहीं हो सकता। निश्चित तौर पर यदि लोगों के अंदर भ्रम फैलाएंगे तो निश्चित तौर पर लीगल कार्रवाई उसमें होती है, लेकिन पत्रकारों को और इन सब मीडिया के जो प्रोफेशनलों को मिलकर ही तय करना है कि आपको विश्वसनीय बने रहना है या नहीं बने रहना है। तो इस बात का विशेष ध्यान रखें सभी जो भी मीडिया के साथी हैं कि वो अपने माध्यम को विश्वसनीय बनाने की पूरी कोशिश करें। जी बिल्कुल। डॉक्टर संजीव गुप्ता जी, अगर हम बात करें पहले के ज़माने में जो न्यूज़पेपर निकला करते थे, प्रकाशित हुआ करते थे, तो वैसा रहता था कि दिन में एक बार निकल रहे हैं। इंडियन एक्सप्रेस, फ्री प्रेस वगैरह की अगर हम बात करें तो ऐसे में वो निश्चित समय अवधि में निकलते थे, और लोगों का जो विश्वास है वो बहुत ज़्यादा होता था, क्योंकि उसी के थ्रू उन्हें सारी खबरें मिलती थी और जो बड़े बड़े बदलाव भी समाज में, देश में लेकर आते थे। लेकिन आजकल की अगर हम बात करें तो हर मिनट में नई खबर आती है और लोगों को अपडेट किया जाता है उसके बारे में। तो ये जो परिवर्तन है, इससे क्या कुछ चुनौतियां जो हैं आपको देखने को मिल रही हैं, जो कि मीडिया क्षेत्र में कार्यरत जो लोग हैं उनको प्रभावित कर सकती हैं? एक नहीं, अनेक चुनौतियां हैं। प्रिंट में तो जो आपने बात की कि अखबार सवेरे आता था, कुछ अखबार शाम को आते थे, एक दो अखबार दोपहर के होते थे, लेकिन आज तो सैटेलाइट एडिशंस आ गए हैं, कलर्ड अखबार छप रहे हैं, कई शहरों से एक साथ छप रहे हैं,
ये सब कुछ देखने को आपको मिल रहा है। लेकिन जहाँ तक अपडेशन की बात आई, खबरों को अपडन एक बार छप गया तो वो तो फिर नेक्स्ट डे ही उसमें कुछ अपडेशन होगा अगले अंक में, या भूल सुधार या त्रुटि सुधार करके। लेकिन जो पोर्टल, न्यूज़ पोर्टल हैं, हर अखबार के प्रिंट के डिजिटल वर्जन भी आते हैं और वो समय समय पे अपडेट होते हैं। हर अखबार का अपना एक डिजिटल अंक है और वो समय समय पे अपडेट होता है, क्योंकि डिजिटली हम उसको अपडेट कर सकते हैं। टेलीविज़न खबरें आपकी, आपने देखा पहले तो बुलेटिनों का निर्धारित समय था, अब तो हर घंटे के पल पल पे आती हैं, ब्रेकिंग न्यूज़ आती हैं, फ्लैश न्यूज़ आती हैं। और अब तो मतलब आम दर्शक भी इन टर्मिनोलॉजी को समझता है पत्रकारिता की, फ्लैश न्यूज़ किसको बोलते हैं, ब्रेकिंग न्यूज़ किसको बोलते हैं। लेकिन इन सब के बीच में बाजार के दबाव में क्या हुआ, खबरों कम होती गई, इंफोटेनमेंट हो गया। जो इन्फॉर्मेशन के लिए हमारी खबरें होती थी, क्रेडिबिलिटी के लिए हम देखते थे, तो दूरदर्शन जैसे हमारे कुछ चैनल्स हैं जो आज भी क्रेडिबल खबरों को और अपने उन चीज़ों के लिए पहचान है। लेकिन निजी चैनल बाजार के दबाव में, उनके साथ आप देखेंगे विज्ञापन ज़्यादा आ रहे हैं, ग्राफिक्स ज़्यादा आ रहे हैं, महत्वपूर्ण खबरों के साथ प्रायोजित कार्यक्रम बहुत बीच में आते हैं, फिर उनके साथ इन्फ्लुएंसर वाली चीज़ें आ गई हैं। तो मीडिया में ये चीज़ बहुत आया। और सबसे ज़्यादा परिवर्तन तो अब जो आया है वो आया है एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो आ गया है। जो जैसे आपने मोबाइल में, यदि मान लो मैंने किसी एक चैनल के प्रोग्राम को डिटेल देखा तो अन्य चैनल्स के आने लगेंगे। यदि मैंने क्राइम प्रोग्राम के बारे में इंटरेस्ट शो किया तो अन्य चैनलों के क्राइम प्रोग्राम्स के डिटेल्स आ जाएंगे। विज्ञापन की दुनिया में यदि मैंने एक बिस्किट के बारे में कोई जानकारी डिजिटल मीडिया पे देखी तो वो मेरी इंटरेस्ट को, रुचि को जान के अन्य 10 बिस्किट कंपनी के मेरे पास इंफॉर्मेशन आ जाएंगे और हम आश्चर्य करेंगे मैंने नहीं पूछा। यदि आपने बैंक में एक जगह कहीं लोन के लिए जानकारी देखना चाहे तो 10 जगह से आएगी। तो ये हमारे मीडिया में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में हमारे पाठकों की जो इंटरेस्ट है, वो क्या खबर पसंद कर रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, वो पता हो जाता है। रेडियो में क्या सुन रहे हैं, और टेलीविज़न में अब एंकर भी जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिप्लेस हो रहे हैं। तो टेक्नोलॉजी ने भारी परिवर्तन किया है और पूरी पत्रकारिता का परिदृश्य अगले 10 वर्षों में बहुत तेजी से बदलेगा। पाठक, दर्शक, श्रोता वो भी बदल जाएंगे, उनकी रुचियां भी बदलेंगी, कार्यक्रम परोसने का तरीका, प्रस्तुत करने का तरीका भी बदल जाएगा। जी, बदलाव काफी सारे देखने को और मिलेंगे। सबसे बड़ा बदलाव, हमने सिनेमा की बड़ी स्क्रीन से आज मोबाइल के छोटे से स्क्रीन तक आ गए, तो हमारे देखने का तरीका भी, परोसने का बदला। जी बिल्कुल, तो कई सारी चुनौतियां हैं, लेकिन साथ ही साथ करियर की संभावनाएं भी उतनी ज्यादा बढ़ती चली जा रही हैं। आदित्य नारायण उपाध्याय जी, संक्षिप्त में आपसे हम जानना चाहेंगे कि पत्रकारिता के क्षेत्र में एक व्यक्ति अपना करियर क्यों बनाए? देखिए, देश और समाज की स्थिति को कैसे और बेहतर हो सकती है, इस सब के उद्देश्य को लेकर के पत्रकारिता के क्षेत्र में आना चाहिए। और इस क्षेत्र में कैरियर बनाने के लिए निश्चित तौर पर, चूंकि अब तरह तरह के पाठ्यक्रम उपलब्ध हैं, जैसे अपने मध्य प्रदेश में भोपाल में ही माखनलाल चतुर्वेदी विश्वविद्यालय है, जो पत्रकारिता के क्षेत्र में और इससे जुड़े हुए टेक्निकल चीज़ों में जो है बहुत अच्छा प्रशिक्षण देते हैं। चलते चलते एक संदेश भी आपसे लेना चाहेंगे दर्शकों के लिए। जी, मेरा संदेश यही है कि इस क्षेत्र में यदि आपके अंदर समाज सेवा करने का, समाज के बारे में कोई दृष्टिकोण रखते हैं आप, और तो निश्चित तौर पर आपका इसमें स्वागत है। लेकिन ये सोच करके आएँ कि इसमें जो है संघर्ष भी है और निश्चित तौर पर हर तरीके चुनौतियां भी हैं। मैं कहना चाहूँगा युवाओं में यदि ग्लैमर के पीछे ना भागें, यदि उनमें सच कहने का साहस है, उनमें अभिव्यक्ति है, संचार कौशल है, भाषा है, अध्ययनशीलता है, तो आपके लिए पत्रकारिता जगत खुला हुआ है, उसके द्वार खुले हुए हैं, अनेक अवसर हैं। जी, अनेक अवसर है, तो लोग इससे जुड़ सकते हैं और इसमें करियर बना सकते हैं, कई संभावनाएं हैं। साथ ही साथ ऐसे अभिभावक जो कि बच्चों को आगे बढ़ने नहीं देना चाहते थे इस क्षेत्र में, वो भी अब उन्हें उत्साहित करते हैं, उनका बिल्कुल सपोर्ट करते हैं कि वो भी क्षेत्र में आए और आगे अपना करियर बनाए, क्योंकि जो भविष्य में है वो संभावनाएं बहुत ज़्यादा हैं। डॉक्टर संजीव गुप्ता जी और साथ ही साथ आदित्य नारायण उपाध्याय जी, आप दोनों हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़े, इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हम सभी के साथ साझा करी, इसके लिए आप दोनों का दूरदर्शन मध्य प्रदेश का भी बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। जी, इसी के साथ दर्शकों, बहुत सारी संभावनाएं, भविष्य बहुत अच्छा है, करियर अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा है, तो पत्रकारिता के क्षेत्र में अगर आप आना चाहते हैं, जुड़ना चाहते हैं, तो बिल्कुल कोर्स करिए और बेधड़क इस जो फील्ड है इस क्षेत्र में आके कार्य करिए। इसके साथ ही डॉक्टर ईशा राजे तिवारी और हेलो डीडी की टीम को दीजिए आज्ञा। नमस्कार।